हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि आपके प्लेटफॉर्म पर जो है सुपर 30 नामक एक बैच लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी सब्जेक्ट के PYQ विथ कॉन्सेप्ट सॉल्व किया जा रहा था। और मैं आप सभी को अभी तक जो है फिजिक्स का PYQ अभ्यास श्रृंखला 7 करा चुके हैं। आज का हम लोगों का जो अभ्यास श्रृंखला है वो 8 है, अर्थात 8 है। और इस अभ्यास श्रृंखला में हम लोग गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात उनसे संबंधित जितने भी PYQ हैं विथ जो है कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दमदार तरीके से हम लोग PYQ को करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला हमारा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। ये खाली स्थान है, हमको फिल करना है। कह रहा है सूर्य और ग्रहों, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, वस्तुओं के किसी भी युग्म, एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सभी पर, किसी पर भी ये जो है कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथी बताइए हम लोगों का राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पे ये कार्य करता है। ये सूर्य और ग्रहों पर भी कार्य करता है, पृथ्वी और सूर्य पे भी कार्य करता है, पृथ्वी और चंद्रमा पे भी करता है। अगर हम बात करें सबसे कमजोर बल कौन सा होता है जो है, तो सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कैसे सर? अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास ये मोबाइल रखी गई है, इसे हम आसानी से उठा ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? आसानी से उठा ले रहे हैं। पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपने तरफ खींच तो रही है, लेकिन इस बल का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम किसने दिया, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। बड़ा इजी सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। बगीचे में बैठे थे और एप्पल का बगीचा था, बार बार एप्पल गिर रहा था और न्यूटन चचा टेंशन में बैठे थे। और उन्हें एक दो बार जब गिरा सेब, तो उन्हें लगा कि ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। और उसी के कारण इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का क्या कर दिया मेरे साथी? खोज कर दिया। अब सोचिए कि अगर एप्पल ना गिर के पेड़ ही गिर गया होता, तो आज लगभग हम लोगों को 70% फिजिक्स नहीं पढ़ना होता है ना। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि शायद पेड़ ही गिर गया होता, है कि नहीं है? अब फोन, घर से टेंशन में जाके बगीचे में बैठे थे, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। और देखिए आदमी खोज तभी करता है जब वो बहुत सीरियस होता है। तो आप लोग भी सीरियस हो जाइए अपने एग्जाम्स को लेकर, अपनी परीक्षा को लेकर, और दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना। चलिए चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहले प्रश्न का कौन सा आंसर है मेरे साथी? तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है जो है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, एक कण है मेरे साथी मान लो M1, यही तो पढ़े हैं हम लोग, और दूसरा कण क्या है मेरे साथी? M2। इसके बीच की दूरी को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है। मान लीजिए पहले इतना था, दूरी जो है R दूरी था, अब
वो क्या किया, m फिर दूरी को बढ़ा दिया m2, इनके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथी आंसर करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला मेरे साथी, F बराबर कैपिटल G, और क्या पढ़े होंगे, m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन कह रहा है बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। बताओ क्या होगा। मेरे साथी फार्मूले से आपको दिख रहा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, फोर्स है, वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर को बढ़ाओगे तो एफ क्या होगा, घटेगा। दूसरा अगर हम बात करें, आर को घटाओगे अर्थात दूरी को घटाओगे तो एफ क्या होगा मेरे साथी, एफ बढ़ेगा। तो अब आप लोग तुरंत जो है कमेंट कीजिए क्या होगा। यहां पर क्या कर रहा है, दूरी को बढ़ा रहा है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, बल होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, अगर वो बढ़ रहा है तो बल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और आप लोग कमेंट करिए कि यहां पर जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, और इसका यसाई मात्रक कमेंट कीजिए। अभी हम बताते हैं, तब तक पहले आप लोग कमेंट करते रहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है, कह रहा है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। किस बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपकेंद्री बल को भी समझा जाएगा, अभिकेंद्री बल को भी समझा जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल को भी समझा जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल को भी समझा जाएगा। लेकिन पहले आप सभी लोग इसका राइट आंसर बता दें कि क्यों आकर्षित करता है। तो मेरे साथी क्यों आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। अच्छा, अब भी अपकेंद्री बल किस जो है क्या होता है, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल बताइए। अप का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी बाहर, क्या होता है, बाहर। अभी का मतलब जैसे हमारे घर पे जब कोई आता है तो हम लोग उसका अभिनंदन करते हैं कि नहीं, अंदर आता है हमारे घरों के अंदर प्रवेश करता है तो उसका अभिनंदन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी का मतलब होता है अंदर, क्या होता है मेरे साथी, अंदर। जब बाहर की तरफ बल लगता है तो कौन सा बल कहलाता है, अपकेंद्री बल। कौन सा बल कहलाता है, अपकेंद्री बल। ठीक है, जैसे आप लोग जो है बच्चेपन में धागे में बांधकर एक कोई कंकड़ पत्थर ऐसे गोल गोल घुमाए होंगे, तो जो कंकड़ होता है वो बाहर की तरफ बल लगाता है, और हमारी अंगुलियां जिससे हम पकड़कर नचाते रहते थे वो किधर की तरफ बल लगाती थी, तो जो है अंदर की तरफ बल लगाती थी। तो कौन सा बल, अभिकेंद्री बल। यानी सीधा सीधा जानिए, बाहर की तरफ बल लगेगा तो अपकेंद्री बल, और अंदर की तरफ अगर लग रहा है तो अभिकेंद्री बल। कौन सा बल, अभिकेंद्री बल। और किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर किसके कारण आकर्षित करती है मेरे साथी, तो गुरुत्वाकर्षण
कर्षण के कारण करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कराए निरंतर गुरुत्वाकर्षण, कराए निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। बताइए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है कौन सा है मेरे साथी? निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है सी जी, जी कैपिटल जी, स्मॉल जी, सी जी। चलिए बताइए जल्दी। अगर हम बात करें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अर्थात इसका जो चिन्ह होता है मेरे साथी क्या होता है? कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी। और कैपिटल जी का मान आप लोग हमको कमेंट करेंगे, तुरंत कमेंट कीजिए कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो मेरे साथी 6.67 गुणे 10 पे पावर -11। इसके आगे हम क्या लिखें अब? बोलिए इसके आगे मेरे साथी हम क्या लिखने वाले हैं? तो आइए बताते हैं क्या लिखने वाले हैं। F इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल जी m1 इंटू क्या होता है? m2 बटे में क्या होता है मेरे साथी? r स्क्वायर। क्या होता है? r स्क्वायर। तो अगर हमें किसका वैल्यू चाहिए? g का। तो जब g हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटे में क्या होने वाला है मेरे साथी? तो m1 इंटू क्या होने वाला है? m2, है ना। अब देखो g का वैल्यू हम लोग कैसे निकालने हैं? f का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और r क्या है मेरे साथी? दूरी है। क्या है? दूरी। और दूरी को आप किस में मापते हैं? जो है मीटर में। तो न्यूटन मीटर क्या है? स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? m1 क्या है? किसी पिंड का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को आप किस में मापते हो? kg में। फिर क्या है? गुणे kg। तो हमें मिलेगा क्या मेरे साथी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमारा जो है क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 गुणे 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है प्रति केजी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या था मेरे साथी? तो कैपिटल जी। अच्छा, इसको किसने ज्ञात किया था? तो हेनरिक कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। किसने किया था मेरे साथी? हेनरिक कैवेंडिश। मात्रा थोड़ा आप लोग मत जाइएगा। हेनरिक कैवेंडिश ने इसको ज्ञात किया था कि जी का मान कितना होता है। चलें, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे मेरे साथी अगले प्रश्न की तरफ। कराए निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से गलत क्वेश्चन को चुनिए। तो कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी की अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉल जी की बात कर रहा है। पिंड के रूप में, पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, क्या चुनना है? गलत चुनना है। पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर से ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है वो पिंड के रूप पर, उसके आकृति पर और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब पृथ्वी किसी को खींच रही है तो बताइए क्या होगा? द्रव्यमान एवं भार पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? आगे कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर कह रहा है अधिकतम होता है। ये है ध्रुव तो मेरे साथी, और ये है भूमध्य। तो बताइए क्या होता है?
बिल्कुल सही कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर क्या होता है मेरे साथी, अधिक होता है। अभी इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं। आगे कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है मेरे साथी, गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है वो न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है मेरे साथी, अधिक होता है। आगे कह रहा है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो हमारा गलत कथन कौन सा है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर बात कर लिया जाए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। सबसे कम कहाँ पर होता है, तो विश्व जो है भूमध्य रेखा पर होता है। और ये लिफ्ट का अभी लास्ट में हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या होता है, जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो क्या होता है, एक समान से ऊपर जा रही हो और एक समान से नीचे आ रही हो तो क्या होगा, और जब भगवान ऐसा ना करें संजोग बस अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब टूटने पर अगर व्यक्ति ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो आएगा तो नीचे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जा रहे हैं, अचानक लिफ्ट कार्य करना बंद कर दिया तो आप नीचे नहीं आओगे, ऊपर जाओगे, नीचे आओगे ना। तो अभी कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथी ये चीज नोट कर लीजिएगा कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। चलिए मेरे साथी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मुक्त रूप से गिरने में संभव है, वातावरण मुक्त रूप से एकदम आसानी से, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन, वातावरण से, वायु से, समुद्र से, निर्वात से। आई होप हमें लग रहा है आप लोग इसको देखने के तुरंत बाद कर लिए होंगे आप कहां से पूरी तरह से मुक्त गिर सकते हैं, रह सकते हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, निर्वात है ना। कभी एक मूवी कोई थी मंगलयान जो है ना, मंगलयान मूवी को आप लोग देखे होंगे। तो जब वो लोग चंद्रमा पे जाते हैं तो एकदम मुक्त रहते हैं, है ना। वहां पर आराम आराम से ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं, उसको बांधा गया रहता है, नहीं तो फिर वो ऐसे गोल गोल घूमते ही रहेंगे। तो मुक्त रूप से पूरे कहां पर रहेंगे मेरे साथी, तो निर्वात, है ना। और एक चीज बताएं आप लोग को, जो जी होता है, कौन सा जी, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका अभी हमने वैल्यू बताया था 6.67 गुणे 10 पे पावर -11। फिर क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये जो होता है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये सदैव ही, चाहे आप कोई भी मान लो एक पिंड है m1 और एक पिंड है m2 और इसको r के दूरी पर रखे हो, जो है आप इसे कहीं ठोस में रखे हो, अब उठा के लेके चले जाइए, m1 और m2 को r दूरी पर रख लीजिए और लिक्विड में रख लीजिए, तो इसका जो मान होगा वो उतना ही होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, अर्थात ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चले मेरे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। कराए जी की इकाई, त्वरण की इकाई समान अर्थात है, तो बताइए मेरे साथी क्या है। मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड, बताइए क्या है आंसर, जल्दी बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग
क्या बताएंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर। किसकी बात कर रहा है मेरे साथी? त्वरण। किसकी बात कर रहा है? त्वरण की बात कर रहा है। और त्वरण का परिभाषा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, अर्थात क्या कहलाता है मेरे साथी? त्वरण कहलाता है। वेग का यसाई मात्रक क्या होता है मेरे साथी? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है एकांक समय में। कुछ समय तो लगा होगा इसके वेग परिवर्तन दर करने में, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया मेरे साथी? चलें आगे। अच्छा, हम आपसे यहीं पे पूछ दें कि वेग बताइए हमको सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश एवं अदिश, बताइए वेग क्या है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? विस्थापन क्या है मेरे साथी? विस्थापन। चाल क्या है? दूरी क्या है? चलिए 4 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने वाले हैं कि विस्थापन। दूसरा अगर हम बात करें तो वेग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाल। बताइए इनमें से कौन सा अदिश राशि है? पहले विस्थापन का बताइए कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश, वेक्टर एंड। चलिए बताइए विस्थापन कौन सी राशि, वेग कौन सी राशि, दूरी कौन सी राशि, चाल कौन सी राशि है? तो मेरे साथी विस्थापन सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। अर्थात जिसमें परिणाम के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि। विस्थापन क्या होता है मेरे साथी? पॉइंट ए है और पॉइंट बी, और इनके बीच की जो लघुत्तम पथ होता है, वही तो लघुत्तम पथ की क्या लंबाई क्या कहलाता है मेरे साथी? विस्थापन। और लघुत्तम पथ, जैसे हम कहें कि हमको अपने घर से और स्कूल का रास्ता तय करना है, और इन दोनों के बीच सबसे कम जो है डिस्टेंस, यानी सबसे कम रास्ता कौन सा है? तो आप लोग जब दिशा बताएंगे तभी तो कि इधर से जाइए, परिमाण तो होगा, दिशा भी है। और विस्थापन से संबंध कौन रखता है? वेग रखता है। अगर विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। दूरी, अब हम कहें कि आप अपने घर से इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज चले जाइए, तो दूरी प्रयागराज जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है आप बाई बस जो है कि ट्रेवल करें, या ट्रेन से जाएं, या बाइक से जाएं। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें कोई दिशा है क्या? वास्तविक पथ के लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी। दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ के लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी। और दूरी की अगर हम बात करें, दूरी से संबंध कौन रखता है? चाल। अगर दूरी जो है अदिश राशि है तो चाल भी कौन सी राशि होने वाली है हमारे साथी? जो है तो अदिश राशि। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आपका टॉपिक पढ़ा जो है पढ़ेंगे तो एक दूसरे से संबंध को मर्ज करके जब पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कि विस्थापन का संबंध वेग से होता है, तो अगर विस्थापन सदिश है तो यह भी क्या हो जाएगा? सदिश। दूरी का संबंध चाल से है, अगर दूरी अदिश है तो यह भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी।
कह रहा है चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा के सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। कह रहा है इसके भार में परिवर्तन होगा, फिर कह रहा है इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। कहां से ला रहा है? चंद्रमा से ला रहा है। मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, इसके भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब हम अदर ऑप्शन पे अगर बात करें, कह रहा है द्रव्यमान में परिवर्तन, एक होता है वेट और दूसरा होता है मास। ध्यान से सुनिएगा, भार एवं द्रव्यमान की अगर हम बात करें, भार द्रव्यमान, जो आपका भार होता है ये माध्यम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये फिक्स होता है। तो आप पत्थर ला रहे हैं चंद्रमा से, तो चाहे चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो था वही आपके पृथ्वी पर भी होगा, जो पृथ्वी पर है वही कहां पर होगा? चंद्रमा पर भी होगा। लेकिन भार, आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाना। तो ये जो भार होता है ये मौसम के अनुसार अर्थात माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप यहां पर 60 केजी के हैं पृथ्वी पर, अब जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे मेरे साथी? क्योंकि वहां का भार कितना होता है? 1/6। टोटल कितना थे? 60 केजी। कितने केजी के हो जाएंगे? 10 केजी। आपका भार बदल गया लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अरे मेरे साथी, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। क्या जब आप चंद्रमा पे जाओगे जो है तो आपके हड्डियों की संख्या कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो उसी प्रकार से आपका जो द्रव्यमान होता है वो कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भार बदलता रहता है। तो हमारा प्रश्न क्या था हमारे साथी? कह रहा है चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर पड़ेगा? इसके भार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। द्रव्यमान में परिवर्तन कर रहा है, हमने बताया मेरे साथी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहा है इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान, भार में तो परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं होगा, इसलिए ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। कह रहा है इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे, जो है द्रव्यमान तो समान रहेगा लेकिन भार परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए हमारा ये भी गलत आंसर। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। और हां मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं, आप सभी लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। थोड़ा आप लोग भी हमको, हमारे स्टाफ को, हमारे टीचर्स को ग्लूकोज देते रहिए। और ग्लूकोज इस समय हम लोगों का क्या है? तो आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चले, कह रहा है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ये लो, अभी हमने समझाया था कि विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा के बारे में अभी बताया था। सबसे अधिक भार कहां होता है? ध्रुवों पर होता है, अभी तो समझाया था मेरे साथी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ध्रुवों पर। कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ध्रुवों पर।
चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना केजी होगा? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, और ध्यान से प्रश्न को पढ़ के कीजिएगा। हाँ, वार्निंग आप लोग को दे दिए हैं कि ध्यान से पढ़कर कीजिएगा। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 10 केजी। यही राइट आंसर होगा ना मेरे साथियों? नहीं मेरे साथी, राइट आंसर क्या होने वाला है? 60 केजी, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों 60 केजी? क्योंकि अभी तो हमने बताया था कि हमारा भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान हमारा पृथ्वी पर भी 60 केजी है तो चंद्रमा पे भी कितना होगा मेरे साथी? उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर था। चलें अगले प्रश्न की तरफ। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन अर्थात प्रश्न थे मेरे साथियों। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से करते रहिए। और हमारे प्रशिक्षण क्लासेस के YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।